कभी कभी इंसान के सामने अचानक से कुछ ऐसी ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जहां पर उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है और फिर जल्दबाजी में एक ऐसा गलत फैसला करता है जिसकी वजह से उसकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, उसके साथ साथ ना जाने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जैसे कि आज की कहानी में होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी आप सुनोगे तो आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाओगे क्या कि इसमें गलत कौन था और गलती किसकी थी। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को इस वीडियो के माध्यम से पूरी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को ऐसी वीडियो ही देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये दरअसल कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की है। दरअसल गाजियाबाद के क्लिनिका सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है बुद्ध बाजार, और इसी बुद्ध बाजार मोहल्ले का रहने वाला 30 वर्षीय राशिद खान जो लकड़ी बल्ली का काम किया करता था। राशिद के परिवार में उसकी पत्नी 32 वर्षीय शबनम के अलावा टोटल 7 बच्चे हैं, जिसमें 4 बेटा और 3 बेटियां हैं। जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम रेहान है, जिसकी उम्र करीब 16 साल के आसपास है। दरअसल राशिद अपने बड़े बेटे रेहान की मात्र 15 दिन पहले ही शादी की थी। शादी की बात कर रहा हूँ मैं 23 मार्च 2026 की रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास। दरअसल इसी बुद्ध बाजार में रहने वाला एक व्यक्ति 112 नंबर पर कॉल करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार रहता है। दरअसल उस घर के अंदर से मुझे गोली चलने की सुनाई दी है और इसके बाद से ही घर में एकदम शांत माहौल बना हुआ है। जैसे इस तरीके की खबर पुलिस वालों को देता है, पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास जब बुद्ध बाजार मोहल्ले में पहुंचती है, उस पड़ोसी से मुलाकात करती है तो पड़ोसी अपने ही पड़ोस में रहने वाला राशिद के घर की तरफ देख के इशारा करता है और कहता है कि साहब, वो गोली चलने की आवाज़ मुझे इसी घर से सुनाई आ रही थी। पुलिस जब राशिद के घर के अंदर एंट्री करती है तो अंदर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि राशिद के घर के अंदर एक नहीं बल्कि 2 डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसमें से एक उसकी पत्नी शबनम की डेड बॉडीज थी और दूसरा एक ऐसे व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ा हुआ था जिसका नाम है फरहान खान, जिसकी उम्र करीब 35 साल के आसपास की जो है राशिद का ही दोस्त है, लेकिन इसके घर में से मात्र 1 किलोमीटर दूर लोनी इलाके का रहने वाला था। इस घर में ना तो राशिद मौजूद था और ना ही इसके कोई भी बच्चे मौजूद थे। घर के अंदर राशिद की पत्नी शबनम की डेड बॉडी जो थी सोफे पर पड़े हुआ था और इसके दोस्त फ़हीम खान की डेड बॉडी फर्श पर पड़ा हुआ था और वहीं पर काफ़ी मात्रा में खून फैला हुआ था। हालांकि पुलिस जब दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि शबनम के साथ साथ फ़हीम खान के शरीर पर भी 2 गोलियां लगी हुई हैं। पुलिस हालांकि घटना स्थल की बड़ी बारीक तरीके से मुआयना करती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन वहां पे पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है। पुलिस दोनों की डेड बॉडीज को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर देती है। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी मोहल्ले के लोगों को पता लगती है कि राशिद की पत्नी शबनम और उसके दोस्त फ़हीम खान की इसके घर के अंदर कैसे गोली मारी और किसने हत्या किया है, ये खबर पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैलना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे लोग घटना स्थल पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। हालांकि पड़ोस के ही एक घर में इधर राशिद के तमाम बच्चे भी मौजूद थे। उन बच्चों को जब ये मालूम चलता है कि उनकी माँ की किसी ने हत्या कर दिया है, बच्चे जब माँ की डेड बॉडीज़ को देखते हैं तो देखकर फूट कर रोना शुरू कर देते हैं और रोते हुए बच्चों को जब तमाम वहाँ के पड़ोसी देखते हैं तो देखकर उनके भी आंसू उनकी आंखों से बहने लगते हैं और सब के सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इन बच्चों की ये परवरिश कौन करेगा। पर सवाल ये भी था कि उस घर के अंदर का जो मुखिया राशिद था, राशिद कहाँ पर है। पुलिस जब राशिद के नंबर पर कॉल करती है और राशिद का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, लेकिन जैसे ही लगभग 1 घंटे का समय गुजरता है, आखिरकार वहाँ पर खुद राशिद का बड़ा बेटा रेहान पहुँच जाता है। वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ पुलिस जब रेहान से पूछताछ करती है कि तुम बता सकते हो कि तुम्हारे माँ और तुम्हारे पापा के दोस्त फ़हीम खान की हत्या किसने किया है, तो इस पर रेहान रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं शक के आधार पर नहीं बल्कि पूरे दावे और यकीन के साथ कह रहा हूँ, मेरी माँ शबनम और मेरे पापा के दोस्त फ़हीम खान की हत्या किसी ने नहीं बल्कि खुद मेरे पापा राशिद खान ने ही किया है। हालांकि पुलिस जब रेहान से ये सवाल करती है कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम है कि इन दोनों की हत्या तुम्हारे पापा ने किया है, तो इस पर रेहान पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे पापा इन दोनों की हत्या करने के बाद मेरे पास आए थे। दरअसल रात्रि के वक्त मैं अपनी पत्नी को लेकर के अशोक विहार ससुराल में आया था और यहीं पर ठहर गया था। सुबह के करीब 3 बजे के आसपास मेरे पापा मेरे पास आए थे और वो बोल रहे थे कि मैंने
दोनों की हत्या कर दिया है। अब जितने भी तुम्हारे भाई और बहन हैं उन सब की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। उन सब की बेहतर तरीके से देखभाल करना। इतनी सी बात बोल के अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके ना जाने कहाँ फरार हो गए। पुलिस रेहान से ये सवाल करती है कि जब तुम्हारे पापा ने इन दोनों की हत्या की है तो क्या तुम ये बता सकते हो कि आखिरकार राशिद खान ने इन दोनों की हत्या क्यों की है। इस पर रेहान पुलिस को कहता है कि साहब, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। अब इसका सही और सटीक जवाब राशिद खान ही दे सकता था। ये तो क्लियर हो चुका था कि शबनम और राशिद के दोस्त फहीम खान की हत्या खुद राशिद नहीं की है। इसलिए पुलिस अब राशिद खान के नाम पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसे ढूंढना शुरू कर देती है। जगह जगह पर छापेमारी की जाती है, लेकिन पुलिस को भी राशिद खान ढूंढने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो करती है, लेकिन राशिद का कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए पुलिस अब 3 टीम जो है गठन करती है। साथ ही साथ कुछ खबरों को भी काम में लगा देती है। और जैसे ही 2 दिन का वक्त गुजर जाता है तो आखिरकार 26 मार्च 2026 को एक खबरी के तहरीर पर पुलिस उस लोकेशन पर जाती है जहां पर जाकर राशिद खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस जब राशिद को गिरफ्तार करके थाने में लाकर उससे उसकी पत्नी शबनम और उसके दोस्त फहीम खान की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो राशिद भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई नहीं कबूल करता है, बल्कि पुलिस वालों को बड़ी बेवकूफ़ी से जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, उन दोनों की हत्या मैंने की है, लेकिन मुझे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है और ना ही होगा। लेकिन राशिद खान जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी उन पुलिस वालों को बताता है तो ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक राशिद खान की तरफ देखती रह जाती है। दरअसल राशिद और उसका दोस्त फहीम खान, जो दोनों एक साथ ही लकड़ी और बल्ली का काम किया करते थे, दोनों जो है आज से 7-8 साल पहले ये काम कर रहे थे। लेकिन घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले राशिद और फहीम खान के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। और जैसे ही दोस्ती हो जाती है उसके बाद से राशिद के साथ साथ फहीम खान भी अक्सर एक दूसरे के घर पर आना जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि जब फहीम खान अक्सर राशिद के घर पर आना जाना शुरू करता है, इस वजह से फहीम खान राशिद की पत्नी शबनम से नज़दीकियाँ बनाने लगता है। नतीजा ये निकलता है कि शबनम का फहीम खान के साथ में अफेयर शुरू हो जाता है। शबनम का जैसे ही फहीम खान के साथ में अफेयर शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बातचीत करने लगते हैं। राशिद से छुपा करके मुलाकात भी करने लगते हैं। और बहुत जल्द वो समय भी आ जाता है जब दोनों के बीच में जो है गलत रिश्ते भी बन जाते हैं। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, इसके बाद ये कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। फहीम खान राशिद का दोस्त था, अक्सर उसके घर पे आता जाता था, इसलिए किसी पड़ोसी को उस पर शक नहीं था। लेकिन फहीम खान जब शबनम के साथ में इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है तो इसके बाद ये फहीम खान अक्सर उसी वक्त राशिद के घर पे आता जाता था जब राशिद घर पे मौजूद नहीं होता था, ताकि मौके का फ़ायदा उठा सके। और फिर घर के अंदर इस शबनम और फहीम खान बड़े इत्मीनान से एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते थे। ये सिलसिला लगभग जो है 1-1.5 साल तक चलता है, लेकिन इस बात की जानकारी राशिद खान को कभी नहीं मालूम चलता और ना ही उसे अफसोस कि लोगों को कोई शक होता है। बड़े बेहतर तरीके से समय भी गुजर रहा होता है, लेकिन घटना से ठीक लगभग 1.5 से 2 महीने पहले एक दिन राशिद खान अचानक ही रात्रि के करीब 11:30 बजे के आसपास अपने घर पे पहुंचता है। और जैसे ही अपने कमरे में एंट्री करता है तो कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बगल के कमरे में तो उसके तमाम बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन उस कमरे में उसकी पत्नी शबनम अकेले मौजूद नहीं थी, बल्कि उसके साथ खुद राशिद का दोस्त फहीम खान भी मौजूद था। और दोनों को राशिद खान आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जब इस तरह का नज़ारा देखता है तो देख के राशिद को जरा सी भी यकीन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इस तरह की स्थिति को देखता है तो उसका गुस्सा जो है 7वें आसमान से चढ़ जाता है। तुरंत अपनी पत्नी की पूरी तरीके से वहाँ पर पिटाई करना शुरू कर देता है। जब पत्नी की पिटाई करना शुरू करता है तो फहीम खान भी स्थिति को देखते हुए वहाँ से वो खिसक लेता है और सीधे अपने घर चला आता है। लेकिन जब वो अपने घर जाते हैं तो इसके बाद से राशिद खान अपने दोस्त फहीम के नंबर पर कॉल करता है, उसे तरह तरह की धमकियाँ देते हुए कहता है कि आज के बाद से तुम्हें मेरे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अपनी पत्नी को भी धमकी देते हुए कहता है कि अगर आइंदा से तुमने मेरे दोस्त से कभी बातचीत करने की कोशिश की या फिर उससे मिलने या मुलाकात करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन शायद
तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि शबनम और फहीम खान जो एक दोनों से प्यार नहीं करते थे, बल्कि दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला भी कर चुके थे। हालांकि घटना से ठीक 2 महीने पहले जब राशिद खान अपनी पहली बार अपनी पत्नी को पकड़ता था, तो इसके बाद से अपनी पत्नी को धमकी देकर उसे डरा धमका कर छोड़ तो देता है, लेकिन शबनम के ऊपर उसके पति की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ता है। और उसके बाद भी किसी भी मौका कैसे भी निकाल करके फहीम से फ़ोन के जरिए बातचीत कर लेती थी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होता है कि जब दोनों पकड़े जाते हैं, उसके बाद से शबनम और फहीम खान एक दूसरे से कभी मुलाकात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि राशिद अपनी पत्नी के ऊपर कड़ी नज़र रखना और निगरानी रखना शुरू कर देता है। लेकिन राशिद को भी अपनी पत्नी को लेकर के कभी विश्वास नहीं होता है कि उसकी पत्नी सुधरने वाली है या फिर सही रास्ते पर आने वाली है। इसलिए राशिद अपनी पत्नी को सही रास्ते पर लाने के लिए एक ऐसा फैसला करता है और घटना से लगभग ठीक 15 दिन पहले ही अपने अनन फनान में अपने बड़े बेटे रेहान की शादी कर देता है, ये सोच करके कि अगर घर में बहू आ जाएगी तो हो सकता है कि उसकी पत्नी सही रास्ते पर आ जाएगी। इधर रेहान की शादी भी हो जाती है, उसकी पत्नी घर में भी आ जाती है, शबनम को बहू भी मिल जाती है। लेकिन बावजूद इसके शबनम की आदतों में जब कोई सुधार नहीं होता है, तो एक दिन राशिद अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि जिस रास्ते पे तुम चल पड़ी हो, अगर तुम बाहर से वापस नहीं आती हो तो याद रखना, हम लोग बिरादरी में किसी को मुंह दिखाने नहीं रहेंगे, मुंह दिखाने लगेंगे। ये जाकर के शबनम पे दिल की बात अपने पति को बताते हुए कहती है कि मैं फहीम से प्यार नहीं करती हूँ, बल्कि आगे की ज़िंदगी अब मैं उसी के साथ बिताना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे तलाक दे दें। शबनम जब अपने पति से तलाक की डिमांड करती है, राशिद इसके लिए तैयार नहीं होता है। अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि ये ऑलरेडी हमारे 7 बच्चे हैं, ज़रा सोचो इन बच्चों का क्या होगा। तुम 7 बच्चों को छोड़ करके अपने आशिक के साथ जाकर तुम शादी कर लोगी तो ये दुनिया समाज किस नज़र से देखेगी, या फिर बच्चों का भविष्य क्या होगा। लेकिन शबनम अपने आशिकी के प्यार में इस प्रकार अंधी हो चुकी थी कि उसे अपनी ख्वाहिशों के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जब राशिद तमाम कोशिश कर लेता है और शबनम जब अपने पति की बात नहीं मानती है, तो आखिरकार राशिद भी अब सोचने समझने पर मजबूर हो जाता है कि अपनी पत्नी को कैसे समझाए, कैसे मनाए। वो हार जाता है, परेशान हो जाता है। इसलिए राशिद ये सारी बातें अपने बड़े बेटे रेहान को भी बता देता है। रेहान भी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, ममता का वास्ता भी देता है कि अगर आप चली जाओगी तो हम लोगों की परवरिश कौन करेगा। लेकिन शबनम अपने बेटे की बात को भी नहीं मानती और धीरे धीरे यूं ही समय गुजरता चला जाता है। उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सबसे यही हो जाती है कि जिस मकान में राशिद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था, दरअसल वह मकान कुछ ही साल पहले बनवाया था और उस मकान को अपनी पत्नी के नाम पे करवा दिया था, क्योंकि उससे पहले अपने पृथक घर में रहता था। शबनम अपने पति के ऊपर दबाव डालने लगती है कि अब मुझे तलाक दीजिए, जो ये मेरे नाम पर प्रॉपर्टी है मैं उसे बेच के फहीम के साथ आगे की ज़िंदगी व्यतीत कर लूँगी। लेकिन राशिद इसके लिए तैयार नहीं होता है। दरअसल राशिद सोचता है कि ये सारी प्रॉपर्टी मैंने बनाया है और उसकी पत्नी यूं ही हड़पना चाहती है। इसलिए राशिद जब अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए तैयार नहीं होता है, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और जब बात बनते बनते दिखाई नहीं देती है, राशिद के सामने एक ऐसी गंभीर स्थिति खड़ी हो जाती है जहाँ पे उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आखिरकार राशिद अनन फनान में एक ऐसा फैसला लेता है कि क्यों ना इन दोनों को ही इस दुनिया से हटा दिया, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। राशिद ये भी जान रहा था कि अगर मैं इस तरह का काम करता हूँ मैं पकड़ा जाऊँगा और जेल भी जाऊँगा, लेकिन राशिद ये सोच के इस काम को करने के लिए तैयार भी हो जाता है कि इन सब से कम मेरे बच्चों का भविष्य तो बेहतर हो जाएगा। यही सोच के राशिद एक ऐसा फैसला करता है, साथ ही साथ एक प्लान बनाता है और इसी प्लान के तहत एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। और आखिरकार उसे एक मौका 23 मार्च 2026 को तब मिल जाता है जब 23 मार्च को ही राशिद का बड़ा बेटा रेहान अपनी पत्नी के साथ ससुराल में चला जाता है। उस वक्त राशिद अपनी पत्नी के तमाम बच्चों के साथ घर पर होता है। उसी वक्त इस घटना को अंजाम देने का फैसला कर लेता है और फिर अपने प्लान के तहत ही राशिद अपने दोस्त फहीम खान के नंबर पर फ़ोन कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, डिनर यहीं पे हम करेंगे। मुझे तुमसे और मेरी पत्नी को लेकर कुछ ज़रूरी बातचीत करनी है, क्योंकि मैं अब इन परेशानियों को नहीं झेल सकता हूँ। इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। चूँकि इधर फहीम भी शबनम से मुलाकात किए हुए काफ़ी दिन गुजर चुके थे, वह भी उससे मिलने के लिए काफ़ी बेताब था, तड़प रहा था और वह भी चाह रहा था कि शबनम मेरी होकर के रहे। दरअसल फहीम के अंदर ये लालच आ चुकी थी, अगर ये शबनम से शादी कर लेता है
तो जो वह मकान शबनम के नाम पे था, अगर शबनम उससे शादी करती है तो वो मकान जो है उसे मिल जाएगा। उसे बेचने के बाद अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। इसी लालच में आकर के फ़हीम भी राशिद की बातों में आ जाता है और उससे मिलने के लिए उसके घर पर आने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर 23 मार्च 2026 को जब अपने घर से निकलता है तो अपने परिवार वालों को बोल करके जाता है कि मैं अपने दोस्त राशिद से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर जा रहा हूँ और वहीं से डिनर भी कर आऊँगा। इतनी सी बात कह करके अपने घर से निकलता है और सीधे राशिद के घर पर पहुँच जाता है। जैसे ही इधर पर पहुँचता है तो राशिद अपने प्लान के तहत अपने तमाम बच्चों को पड़ोस के घर पर भेज देता है किसी बहाने से, ताकि अपनी पत्नी और अपने दोस्त के साथ सही तरीके से बातचीत कर सके। और अगर ये लोग बात नहीं मानते हैं तो अपने इस घटना को अंजाम दे सके। जब बच्चे पड़ोसियों के घर पे चले जाते हैं, इसके बाद से कमरे के अंदर तीनों बैठे होते हैं। इधर राशिद पहले से ही कुछ मात्रा में शराब लेकर आया था। राशिद और उसके दोस्त दोनों एक साथ बैठकर शराब पीते वक्त एक दूसरे से बातचीत करते हैं। राशिद इस वक्त भी इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहा था, अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो भी तुम लोगों के बीच में हुआ है मैं उन सारी चीज़ों को भूल जाता हूँ, अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से व्यतीत करते हैं। लेकिन शबनम जब अपने पूरे एकदम जिद पर उतर जाती है कि मैं अब किसी भी कीमत पे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, बल्कि फ़हीम के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहती हूँ, तो आखिरकार राशिद अब अपने आखिरी अंजाम देने का फैसला कर लेता है। और जो अपने प्लान के तहत पहले से उसने तमंचा इंतजाम करके रखा था, उस तमंचे को निकाल करके सबसे पहले अपने दोस्त फ़हीम के ऊपर गोली चला देता है। जैसे ही गोली चलाता है, गोली लगते ही फ़हीम की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। और जब शबनम अपने प्रेमी को सामने ही मरते हुए देखती है, ये देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वहाँ काफ़ी हंगामा कर पाती, राशिद उसी हथियार से अपनी पत्नी के ऊपर भी गोली चला देता है, जिसकी वजह से शबनम की भी घटना स्थल पर मौत हो जाती है। दोनों की जब मौत हो जाती है, इसके बाद से राशिद अपनी पत्नी और अपने दोस्त फ़हीम दोनों की डेड बॉडी को अपने घर पे ही छोड़ देता है। वहाँ से भागता नहीं बल्कि सीधे अशोक विहार में जाता है और जाकर के अपने बेटे रेहान से मुलाकात करता है। उसके ससुराल में और अपने बेटे से सारी बात बताते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ और अपने दोस्त फ़हीम खान की हत्या कर दी है। दोनों की डेड बॉडीज़ मैं घर पर छोड़ आया हूँ। आज नहीं तो कल मुझे पुलिस पकड़ ही लेगी, मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, हो सकता है मुझे ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। इसलिए जो तुम्हारे भाई और बहन हैं उन सब का बेहतर तरीके से ख्याल रखना। ये सारी बात बता के अपने बेटे को वह अपना मोबाइल स्विच ऑफ करता है और फिर वहाँ से फरार हो जाता है। बकाई में राशिद जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अब राशिद से सवाल करती है कि जिस हथियार से तुमने अपनी पत्नी और उसके आशिक के ऊपर गोली चलाई थी, वो हथियार कहाँ पे है। इस पर राशिद कहता है कि साहब मैंने उस हथियार को छुपा रखा है। पुलिस उसे लेकर के हथियार को बरामद करने के लिए जाती है तो राशिद पुलिस वालों को लेकर के सीधे जैन कॉलोनी के अंतर्गत हमीरपुर के जो जंगल हैं, दरअसल उन जंगल में जाता है। उसी जंगल में उसने हथियार को छुपा रखा था। जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, राशिद काफ़ी फुर्ती से उस हथियार को वहाँ से निकालता है, लेकिन पुलिस के ऊपर गोली चलाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जवाबी कार्यवाही में इधर पुलिस भी जब राशिद के ऊपर गोली चलाती है, गोली उसके पैर में लग जाती है, जिसके बाद से पुलिस जाकर के राशिद को गिरफ्तार कर लेती है, उस हथियार को बरामद करती है जो उसके पैर में गोली लगी हुई थी। उसके बाद से पुलिस राशिद को गिरफ्तार करके थाने नहीं लेकर आती है, बल्कि उसे लेकर उसके उपचार कराने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। पुलिस का कहना है राशिद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जैसे ही वह ठीक हो जाएगा हम उसे जिला अदालत में पेश करेंगे, उसे जेल भेज देंगे। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और ख़ास करके इस बात की जानकारी राशिद के पड़ोस के लोगों को मालूम चलती है, उन्हें पता चलती है, तो ये सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे जरा सी भी यकीन नहीं होता है कि दरअसल हर किसी की ज़बान पे सिर्फ एक ही जवाब होता है कि मियाँ बीवी ने मिलकर के जो गलतियाँ किया हैं वो लोग, उसमें शबनम तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, राशिद भी हमेशा के लिए जेल पहुंच गया। लेकिन इन दोनों की गलतियों की वजह से राशिद के तमाम बच्चे अब अनाथ की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं था, न किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से जागरूक को सचेत कराने का था। दोस्तों, इस घटनाक्रम के माध्यम में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी फैसला इस तरीके से ना लीजिए जिस तरीके से आपका पूरा परिवार ही उजड़ जाए। तो दोस्तों, मिलता हूँ फिर एक नए और सच्चे घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।